के बाद आपको खबरें विस्तार से दिखाएंगे। लखनऊ से खबर, जहां पर आपने देखा था कि सलों में थूक लगाकर फेस मसाज करने का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मसाज करने वाले शख्स का नाम जैद है, जो थूक लगाकर फेस पर मसाज कर रहा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। मसाज करवाने वाले शख्स को जब थूक लगने का शक हुआ तो उसने सलों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की चेकिंग करवाई, जिसमें आरोपी जो मसाज कर रहा शख्स है, जिसका नाम जैद है, जो पुलिस की गिरफ्त में है, अब ये थूक लगाकर मसाज करता हुआ दिखाई दिया। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन आपको बता दें कि अब जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, जिस शख्स की चेहरे की मसाज हो रही थी, उसने सलों के सीसीटीवी कैमरे को जब और खंगलवाया तो उसमें आप देखिए किस तरह से ये जैद नाम का जो सलों में काम करने वाला शख्स है, ये हाथ में थूक लगाकर चेहरे की मसाज कर रहा है। और जिस शख्स की मसाज हो रही है वो शख्स हैरान है। पुलिस की कार्रवाई जैद शख्स के ऊपर चल रही है। 2 सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। एक वो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं यूपी के शामली जिले में भी एक वीडियो जो वायरल हुआ था, जिसमें एक सलों कर्मी, और इसका नाम जो है अजमद है, माफ कीजिए अमजद है, वो भी अपने ग्राहकों के फेस पर जब मसाज करता है तो हाथ में थूक लगाता है। इस दौरान हाथ पर थूक डालकर मसाज करने का जो वीडियो है, यहाँ से शामली से भी वायरल हुआ है। अब 2 खबरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जो लखनऊ से मामला सामने आया था, तो वहीं दूसरी तरफ अब शामली से भी वैसा ही मामला सामने आ गया है। पुलिस ने संज्ञान ले लिया है इस वीडियो पर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है, और इस आरोपी के खिलाफ अश्लील हरकतें करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। इसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आरोपी शख्स का वीडियो ये पुराना है। लखनऊ से ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, बहुत ही हैरान करने वाला मामला है और लोगों की चिंता बढ़ाने वाला मामला है। मतलब आप अगर सलों जा रहे हैं तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि जो आपकी मसाज कर रहा है, जो आपको सर्विस दे रहा है, वो किस तरह की अभद्र हरकत कर रहा होगा। सीसीटीवी कैमरे में वो हरकत कैद हो रही होगी। जो लखनऊ से खबर सामने आई, वैसी ही खबर शामली से भी सामने आई है। जी देखिए, बिल्कुल ये थोड़ा चौंकाने वाला है। अब जो पुलिस ने जैद को हिरासत में लिया है, उससे भी पूछा जा रहा है, तो ये बात निकल के सामने नहीं आ पा रही है कि आखिरकार वो किस सोच के चलते वो ऐसा काम कर रहा था। और जिन्होंने शिकायत की है वो उन्नाव के रहने वाले हैं आशीष कुमार, और यहाँ पर एक पीजी की कैंटीन चलाते हैं और सुशांत गोल्ड सिटी के एक अच्छे मसाज पार्लर में, सलून में वो जाते हैं, अपना मसाज करवा रहे थे। और फेस मसाज के दौरान उनको ऐसा शक हुआ कि जो सलून कर्मी है वो शायद थूक लगाकर मसाज कर रहा है। इसी शिकायत पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया और सीसीटीवी फुटेज से उनका जो शक था वो यकीन में बदल गया। इसके बाद ये हैरान है ऋषभ मणि। ऐसे में सवाल यही है कि ऐसे लोगों की मानसिकता क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं? सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते हैं, पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, फॉलोअर्स पाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से। देखिए, अभी पुलिस जैद से भी बातचीत कर रही है, क्योंकि किसी गंभीर धारा में FIR दर्ज नहीं है, लिहाजा ये मान के चलिए कि 1-2 दिन में उसको जमानत भी मिल जाएगी, उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो संगीन मामला नहीं है, उसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती है तुरंत। लेकिन एक मैसेज जरूर बहुत गलत जा रहा है कि अगर आप सलून में जा रहे हैं, काफी इंटीमेट हो जाते हैं आपका जो भी आपको सर्विस दे रहा है, और उस सर्विस के दौरान ऐसी हरकत की जाती है जो सबका ध्यान खींच रही है और राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की चर्चा हो जाती है। हम लोग खुद देखते हैं, कभी तंदूर में खाना बनाते समय, रोटी बनाते समय थूक के तंदूर में वो रोटियां लगाई जाती हैं, और अब ये थूक के मसाज के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लोगों की इनसिक्योरिटी को बढ़ावा दे रहा है। कानून की दृष्टि से अगर देखें तो कोई बहुत गंभीर मामला नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर यह गंभीर मामला जरूर है। वाकई में आप सही कह रहे हैं ऋषभ मणि, ये कानून के तौर पर तो बड़ा मामला नहीं है, लेकिन अब अगली बार जब लोग इस तरह से सलों में जाएंगे, सर्विस लेने के लिए सोचेंगे, तो उनको जरूर इस बात का चिंतन करना होगा, सोचना होगा कि जो शख्स उनको सर्विस दे रहा है, कहीं वो इस तरह की घटना को अंजाम तो नहीं दे रहा है। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर, जहां पर पूर्व सांसद केरी सिंह की जांच अब तेज हो गई है। निवेशकों से ठगी की जांच करेगी CBI। केरी सिंह समेत 8 पर दर्ज हुआ है केस, और केरी सिंह की कंपनी पर भी केस दर्ज हुआ था। करीब 25,000 करोड़ हड़पने का आरोप इस पर है। भदोही में दर्ज केस की जांच CBI को सौंपी गई है। TMC सांसद रहे केरी सिंह की जांच CBI करेगी।
और आइए बात करते हैं G7 की, जहां पर पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के पोस्ट पर किए गए वीडियो को रीट्वीट किया है। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हैंडल है एक्स का, जहां पर ये जॉर्जिया मेलोनी है, इनका ये वीडियो रीट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और लिखा है कि इटली और भारत की दोस्ती हमेशा बरकरार रहे। इससे पहले जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। पीएम मोदी ने G7 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए जब वो इटली गए थे तो उनके स्वागत के दौरान की ये वीडियो है, जहां उनकी मुलाकात जो है वो मेलोनी से हुई थी, जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो शेयर किया, जिसे कई लाख लोगों ने देखा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो शेयर किया है। Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. दुनिया में मोदी की अप्रूवल रेटिंग क्या है? दुनिया के सबसे ताकतवर देश और उनके राष्ट्राध्यक्षों के लिए मोदी कितना मायने रखते हैं, इसका अंदाजा G7 की बैठक के बाद ली गई इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है, जिसके सेंटर में है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट में शामिल होने के बाद स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में मोदी की तस्वीर छाई हुई है। पीएम मोदी ने G7 सम्मेलन के दौरान कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मिले और इस मुलाकात की सबसे खास तस्वीर मोदी के साथ मेलोनी की सेल्फी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक इटली में वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले और इस मुलाकात पर कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक की और उन्हें भारत को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाने के लिए धन्यवाद कहा और साथ ही दोनों देशों के कॉमर्स, एनर्जी, टेलीकॉम जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की। पीएम मोदी यूके के पीएम ऋषि सुनक से मिले और सेमीकंडक्टर, तकनीक और कारोबार के मामले में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और कहा कि साल में ये हमारी चौथी मुलाकात है। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, तकनीक, AI और ब्लू इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मिले, जिनके साथ आपसी रिश्तों और कारोबार के बारे में बात हुई। पीएम ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से भी मिले और जॉर्डन के किंग अब्दुल बिन अल हुसैन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन से भी मिले। उन्होंने G7 समिट के दौरान एंटोनियो गुटेरस से भी मुलाकात की। G7 समिट के आउटरीच सत्र के दौरान बोलते हुए पीएम मोदी ने ग्रुप की 50वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी की सफलता के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत है, जैसे भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से लोगों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत के AI मिशन की बात की, जो AI फॉर ऑल यानी सभी के लिए AI पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि AI का इस्तेमाल सभी लोगों की प्रगति के लिए होना चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत AI के ग्लोबल पार्टनर के तौर पर वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। पीएम ने क्लाइमेट चेंज पर भी दुनिया को संदेश दिया और कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पाने की दिशा में काम कर रहा है। पीएम ने पौधारोपण अभियान से जोड़ने के लिए दुनिया को संदेश दिया, जिसको प्लांट फॉर मदर नाम दिया गया है। यही नहीं, पीएम ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकताओं में रखने का आह्वान किया। G7 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि उन्होंने विश्व मंच पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।
बीजेपी जहां यूपी में लोकसभा चुनाव में कम सीटों की समीक्षा कर रही है, तो वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों के चुनाव में भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब बीजेपी ने जिस मकसद से उन्हें एनडीए में शामिल किया था, वैसा नतीजा बीजेपी को नहीं हाथ लगा है। हालांकि सहयोगी दलों का मानना है कि देश ने एनडीए को तीसरी बार चुना है, ऐसे में कुछ सीटें कम भी हो गई तो उसकी समीक्षा की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों का खास प्रदर्शन नहीं रहा, जिसका खामियाजा बीजेपी को यूपी में काफी सारी सीटें गंवाकर भुगतना पड़ा। एसबी-एसपी लोकसभा चुनाव में फेल रही, आरएलडी भी खास फायदा नहीं पहुंचा पाई, अपना दल एस ने भी नहीं किया करिश्मा, निषाद पार्टी भी पूरी तरह रही नाकाम, पिछड़े वोट बैंक को साधने में रहे नाकाम। लोकसभा चुनाव के नतीजों को गौर से देखें तो साफ तौर से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल बड़ा दावा कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा कारगर और फायदेमंद साबित नहीं हुए। यानी सियासी तौर से ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा वोट बटोर नहीं सकी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तमाम तिकड़म भिड़ाए थे। मिशन 80 के लिए एसबी-एसपी और आरएलडी को फिर से एनडीए के कुनबे में जोड़ा गया, जबकि निषाद पार्टी और अपना दल पहले से एनडीए का हिस्सा थे। एसपी को छोड़कर एनडीए में आए ओपी राजभर, एसपी को छोड़कर बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान, एसपी को छोड़कर आरएलडी भी एनडीए में आई थी। अपना दल एस 2014 से एनडीए का हिस्सा है। निषाद पार्टी 2019 से एनडीए का हिस्सा रही। एनडीए के सहयोगियों को कई सीटें दी गई। अपना दल एस आरएलडी को 2-2 सीटें दी गई। एनडीए में एसबी-एसपी को भी 1 सीट मिली। प्रवीण निषाद दूसरी बार संत कबीर नगर से लड़े। समाजवादी पार्टी ने भी यूपी में एनडीए के सहयोगी दलों पर तंज कसा है। साथ ही आरोप लगाया है कि यूपी में बीजेपी के तमाम सहयोगी दलों का जनाधार अब पहले जैसा नहीं रहा। इस बार लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें पूरी तरह नाकार दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है लगातार सड़क से लेकर के सदन तक पीडीए परिवार की लड़ाई, पीडीए की आवाज़, दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई जो है वो सदैव लड़ता रहा है। और जब से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ये लोग घटक दल बने, इन्होंने पीडीए की रफ्तार को उन्होंने धीमी करने का काम किया। इनको न दलितों से, न इनको गरीबों से, न नौजवानों से, न पीडीए से, न शोषितों से इनको कोई वास्ता नहीं रह गया। इन्होंने उनसे बहुत दूरी बना ली, जिसका खामियाजा आज की तारीख में इनके चाहे संजय निषाद जी की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। और आज उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने दिखा दिया। बात अगर व्यक्ति परफॉर्मेंस की करें तो ओपी राजभर पर गैर यादव और ओबीसी वोट बैंक को एनडीए के पाले में लाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन ओपी राजभर सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं, बल्कि अपने प्रभाव वाली सीटें भी बीजेपी को नहीं जिता पाए।